इस वीडियो में हम समझेंगे कि Node.js के अंदर ये जो मॉड्यूल नाम का ऑब्जेक्ट हमें मिलता है, जो हमने देखा था कि एक बड़ा ऑब्जेक्ट होता है एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट से, वो क्या होता है और कैसा दिखता है। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कंसोल लॉग कर लेता हूँ मॉड्यूल, और मैंने केवल एक ही फाइल रखी है app.js, और इसको हम रन करेंगे अपना यहाँ पे VS कोड का यूज़ करके। और मैं यहाँ पे डिबगर एक लगा देता हूँ। ये बता रहा है मुझे ये डिबगर कैसे लगेगा। चलो अभी आ गया, ठीक है। ये बोल रहा है, इसको क्या बोल रहा है, ये शो कोड एक्शंस, मूव फाइल, मूव टू न्यू फाइल, मतलब ऐसे ही कुछ सजेशन दे रहा है। अभी मैं इसको ये बटन प्रेस करके रन करता हूँ। अब तक आपने सीख लिया होगा कि ऐसे इस बटन को प्रेस करके कैसे रन करना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे रन एंड डिबग पे आना, फिर आपको एक बटन दिखेगी, वहाँ पे launch.json क्रिएट करना है, फिर आपको ये बटन ऑटोमेटिकली दिखने लगेगी। यहाँ पर हमने एकदम फर्स्ट लेक्चर में इस सेक्शन के देखा था कि एक वेरिएबल अगर हम क्रिएट करते हैं तो वो इस लोकल स्कोप के अंदर आता है, और इस लोकल स्कोप के अंदर और भी कई सारे वेरिएबल्स हैं। ये सारे वेरिएबल्स यहाँ पर कैसे आए और ये सारे लोकल स्कोप में क्यों हैं, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब हम समझेंगे कि Node.js के अंदर मॉड्यूल रैपर फंक्शन क्या होता है। तो हमें ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि ये सारे वेरिएबल्स का एक्सेस हमें कैसे मिल रहा है और ये क्यों लोकल स्कोप के अंदर आते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम इन सारे वेरिएबल्स को समझेंगे, केवल मॉड्यूल वेरिएबल को नहीं समझेंगे, इन सबको भी समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल मॉड्यूल वेरिएबल थोड़ा सा बड़ा है। तो ये एक वेरिएबल होता है जिसका एक्सेस हमें होता है बाय डिफॉल्ट dir नेम अंडरस्कोर dir नेम। इसका नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ, नाम कॉपी होगा कि नहीं, ये डबल अंडरस्कोर है, ये ऐसे सेलेक्ट होके कॉपी नहीं हो रहा। अगर मैं राइट क्लिक करके कॉपी वैल्यू करूंगा तो ये पूरा इसकी वैल्यू कॉपी हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कंसोल लॉग भी कर सकता हूँ, लेकिन कंसोल लॉग करने की जरूरत नहीं है, आप कंसोल लॉग करके देख सकते हैं इसको। मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ, या फिर इस चीज को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और फिर मैं ये फुल स्क्रीन कर दूंगा और हमें यहाँ पे वेरिएबल सारे दिख जाएंगे। और ये देखो, ये जो dir नेम होता है, dir नेम का मतलब है डायरेक्टरी नेम, यानी कि किस फोल्डर के अंदर Node.js को रन किया गया है। तो यही है अंडरस्टैंडिंग मॉड्यूल ऑब्जेक्ट। तो इसका पाथ अगर हम देखेंगे तो ये वही डायरेक्टरी का पाथ नेम है, ये पूरे डायरेक्टरी का पाथ नेम होता है। फिर आता है फाइल नेम, फाइल नेम यानी कि किस फाइल को रन किया गया, तो ये app.js है। पूरा पाथ एकदम जीरो से लेके, जीरो यानी कि स्क्रैच से लेके एब्सोल्यूट पाथ होता है, सी ड्राइव से लेके पूरा वहां तक फाइल का पाथ हो जाता है। तो ये डायरेक्टरी नेम और ये पाथ नेम क्लियर है। एक्सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट हमने देख ही लिया था क्या होता है। एक्सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट यही मॉड्यूल ऑब्जेक्ट के अंदर का एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है। ये देखो, जैसे हमने यूजर ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट एड्रेस ऑब्जेक्ट रख दिया था, वैसे ही मॉड्यूल के अंदर एक रखा है एक्सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट। तो इसको हम आते हैं, समझते हैं, और हम देख लेते हैं एक और फंक्शन बचा है, रिक्वायर फंक्शन। तो रिक्वायर फंक्शन का भी एक बाय डिफॉल्ट हमें एक्सेस मिलता है, हमने यूज करके भी देख लिया क्या काम होता है इसका। तो रिक्वायर फंक्शन का भी एक्सेस मिलता है यहाँ पे, और इसी लोकल स्कोप के अंदर ये भी रहता है। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो मॉड्यूल के अंदर कई सारी चीजें हैं। अब मॉड्यूल के अंदर एक चिल्ड्रन है, ये चिल्ड्रन क्या होता है, तो चिल्ड्रन अभी हम देखते हैं क्या होता है। चलो देखते हैं क्या होता है चिल्ड्रन। अभी मैं यहाँ पे एक वही math.js नाम का एक वो बना लेता हूँ, और यहाँ से मैं module.exports कर देता हूँ एक नंबर, बस ऐसे ही नंबर में एक्सपोर्ट कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे रिक्वायर करता हूँ const num इक्वल टू रिक्वायर, और फिर यहाँ पे हम डाल देंगे .math। ये चीज डाल के बस इतना करके अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं तो ये सारे वेरिएबल्स की लिस्ट रिफ्रेश हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम आके देखें मॉड्यूल के अंदर, तो चिल्ड्रन जो है उसके अंदर एक मॉड्यूल आ गया है, यानी कि हम जितने भी मॉड्यूल्स को अपने इस फाइल के अंदर इंपोर्ट करेंगे, अगर एक और मॉड्यूल आप क्रिएट करके यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे चिल्ड्रन के अंदर आ जाएंगी। ये चिल्ड्रन मॉड्यूल डॉट चिल्ड्रन, नहीं कि इसके क्या क्या चिल्ड्रन मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, इसके क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, ये कौन कौन से मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर रहा है।
अब यहाँ पे चिल्ड्रन के अंदर अगर हम इसको ओपन करेंगे, देखो तो इस चिल्ड्रन मॉड्यूल का भी चिल्ड्रन है ना, इसका भी चिल्ड्रन, क्योंकि वो मॉड्यूल भी कुछ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकता है। जो मैथ हमारा मॉड्यूल है वो भी किसी और को इंपोर्ट कर सकता है। अब इसका फाइल नेम ये हमें ये मिल जाएगा, देखो math.js, क्योंकि ये फाइल जो हमने इंपोर्ट की है उसका नाम math.js है। तो इस तरह से मतलब चिल्ड्रन की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी यहाँ पे, जो भी चिल्ड्रन हम इंपोर्ट करेंगे। और फिर उसके बाद है यहाँ पे एक्सपोर्ट्स, और ये कंस्ट्रक्टर को आप इग्नोर कर सकते हैं, ये इसके फंक्शन का कंस्ट्रक्टर होगा, यानी कि इस मॉड्यूल ऑब्जेक्ट को जिस फंक्शन ने बनाया होगा वो यहाँ पे ये लिखा है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने ऊप्स सेक्शन में पढ़ाया है जावास्क्रिप्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट नॉर्मली उस तरह से नहीं बनाया जैसे हमने यूजर ऑब्जेक्ट बनाया था, इसको एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करके बनाया गया, तो इसीलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है। इसको इग्नोर करें, इसको मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है यहाँ पे समझना। अभी ये एक्सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी देख लिया। अगर हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं उस मॉड्यूल से तो वो इसके अंदर आता है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स अगर हम करेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे अगर कुछ कर दूँ एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट्स डॉट num1 = 5, ऐसा अगर करके मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे वहां पे दिखेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये app.js तो हमारी मेन फाइल है, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो जाएगा कहाँ? तो कहीं जाएगा नहीं, कोई यूज भी नहीं करेगा, बस हम यहाँ पे कर सकते हैं एक्सपोर्ट। Node.js अगर चाहे तो यूज कर सकता है, लेकिन Node.js के अंदर वैसा कोड लिखा नहीं होगा कि यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट किया जाए और वो यूज करे। Node.js ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट लेकिन कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें यहाँ पर हमें मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, एक मिनट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट नम हमने किया है, हाँ, तो हमें यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने पहले ही अपने डिबगर को रोक लिया है। अगर हम यहाँ पे डिबगर को आगे बढ़ाएं एक एक करके तो हमें यहाँ पे दिखेगा, अभी ये खाली दिख रहा है। अभी हम आगे अगर बढ़ाते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ाया तो अभी वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है। अभी जब हम क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पे आके रुका है, तब ये एग्जीक्यूट होगी, वो लाइन एग्जीक्यूट होगी, और यहाँ पे आप देखना दोनों जगह पे आपके आंखों के सामने ये अपडेट होके आ गया है। दोनों जगह पे इसीलिए आ गया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसी से क्रिएटेड है। ये जो वेरिएबल एक्सपोर्ट्स दिख रहा है ये यहीं से मिला है ना, मतलब ये दोनों कनेक्टेड है। जैसे हमने एड्रेस और यूजर को कनेक्ट किया था, एक को चेंज करने पे दूसरा चेंज हो जाता था, वही वाला खेल यहाँ पे भी चल रहा है, और ये दोनों अपडेट हो गए हैं। तो ये वही है एक्सपोर्ट्स वाला ऑब्जेक्ट जिससे हम एक्सपोर्ट करते हैं। app.js से एक्सपोर्ट करेंगे तो कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि app.js को कोई इंपोर्ट तो कर नहीं रहा है ना, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे सेट कर सकते हैं वैल्यू। फिर उसके बाद फाइल नेम है, ये फाइल नेम वही सिंपल फाइल नेम, वो नाम आप ऑटोमेटिक बता ही रहा है। और फिर यहाँ पे एक प्री लोडिंग नाम का वेरिएबल है, यहाँ पे ये एक गेटर है, अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये फॉल्स है। अब ये क्या होता है और इसका क्या काम होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर app.js वाले के अंदर नहीं चेक कर सकते हैं, हमें मॉड्यूल को चेक करना होगा यहाँ पर मैथ के अंदर। तो हम अपना डिबगर यहाँ पे लगाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये यहाँ पे आके रुका है हमारा, और ये अभी जो मॉड्यूल हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये इसका मॉड्यूल है। किसका? ये मॉड्यूल है math.js का। यहाँ पे जैसे यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट को कंसोल लॉग करते हैं मॉड्यूल को, तो ये app.js का मॉड्यूल का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो फाइल का नेम होगा, वो app.js का होगा। जब हम यहाँ पर कंसोल लॉग करें या डिबगर ला के चेक करें तो इसका math.js का अलग एक ऑब्जेक्ट होगा। इसमें जो फाइल्स होंगी, यहाँ पर अगर हम हवर करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं हवर करूँ तो ये देखो यहाँ पे फाइल का जो पाथ है, फाइल नेम, ये math.js है, वहाँ पर app.js था। ऐसे ही मॉड्यूल के अंदर भी हम एक फाइल नेम एक मिलता है, और यहाँ पर भी ये math.js है। तो ये math.js से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो math.js के अंदर जो मॉड्यूल ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ भी फॉल्स आ रहा है। अब क्या है इसमें, क्या दिक्कत है, मतलब क्या अंतर है, यहाँ भी फॉल्स है, वहाँ भी फॉल्स है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक बार मैं आपको टर्मिनल से करके दिखाता हूँ, आपको इजीली थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। console.log
लॉग मॉड्यूल डॉट इज प्री लोडिंग, ये नाम का वेरिएबल है ना। मैं ये टर्मिनल स्टॉप कर देता हूँ, मतलब जो हमारा Node.js का सर्वर था, और node app.js रन करता हूँ, और यहाँ से मॉड्यूल का कंसोल लॉग हटा देते हैं। अभी हम समझते हैं, ये देखो ये फॉल्स आ रहा है, इस प्री लोडिंग फॉल्स आ रहा है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अपने इस math.js जो मॉड्यूल है इसको हम प्री लोड कर सकते हैं, मतलब जब हमारा Node.js स्टार्ट हो तभी हम इसको लोड कर लें। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, node -- require लिखना होगा। यहाँ पर हम require दे सकते हैं, require फ्लैग, और ./main.js ये देना है हमें। मेन नहीं नाम है, मैथ नाम है, math.js, और फिर यहाँ पे हमें अपनी app.js फाइल का नाम देना है। ये अगर हम क्लिक करके एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखो यहाँ पे ये ट्रू आ गया है, ये यहाँ पर ट्रू आ रहा है। यानी कि जब हम इस तरह से रिक्वायर फ्लैग यूज करके और अपने मॉड्यूल का नाम यहाँ पे हम दे देंगे तो प्री लोड हो जाएगा। अभी क्या होता था, अभी तक ये यहाँ से जाके रिक्वायर इसको लोड करता था, अभी ये प्री लोड रहेगा, प्री लोड करके एग्जीक्यूट कर लेगा ये ऑटोमेटिकली, और सीधा इसको वैल्यू मिल जाएगी हमें Node.js के अंदर, मतलब app.js के अंदर। तो इस तरह से ये प्री लोडिंग जो वेरिएबल है इसका काम होता है। अब क्या इस चीज को हम अपने उसमें कर सकते हैं, जो हमारा launch.json है यहाँ पर भी हम कर सकते होंगे। यहाँ पर हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें एक रन टाइम आर्ग्स नाम का वो देना होगा। यहाँ पे रन टाइम आर्ग्स यानी कि रन करते टाइम हमें कुछ आर्गुमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। तो पहला आर्गुमेंट क्या होगा, हमें जो प्रोवाइड करना है वो तो होगा -- ये होगा रिक्वायर, और दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा, ये हमारा कुछ इस तरह से पाथ होगा ये चीज, लेकिन यहां पर हमारा हो जाएगा math.js। बस ये करके अगर हम रन करते हैं और यहां पर हम डिबगर लगा दें, मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, और हम यहाँ पे अगर रन करें और ये हमारा रुक गया है आके यहाँ पे, अब अगर हम यहाँ पे इस प्री लोडिंग आके देखें, यहाँ पे इस पे क्लिक करना पड़ेगा तो ये देखो ट्रू हो गया। यानी कि हम VS कोड के अंदर से भी प्री लोड करवा सकते हैं, हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना पड़ेगा। बस हमने एक रन टाइम आर्ग्स नाम का एक एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड कर दिया है, जहाँ पर हमने बता दिया है कि ये चीज इसका एक हमें आर्गुमेंट ऐड करना है। हमने देखा था कि क्या होता है, ये सारे आर्गुमेंट्स होते हैं, ये सारे आर्गुमेंट्स होते हैं, तो ये आर्गुमेंट्स हमने ऐड कर दिए हैं, और app.js ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ऐड कर देगा सबसे लास्ट में। ये हमने मैथ वाला आर्गुमेंट ऐड कर दिया और रिक्वायर वाला आर्गुमेंट ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पर भी सीधा अपने VS कोड के अंदर प्रीलोड करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रीलोडिंग करवा सकते हैं। अगर हमें कोई भी मॉड्यूल है जिसको फास्ट लोड करना है तो हम प्रीलोडिंग सेट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ये लोडेड नाम का वेरिएबल है जो कि फॉल्स है, तो ये फॉल्स है क्योंकि हमने इसी मॉड्यूल के अंदर जाके इसको रोक दिया है ना। और ये फॉल्स तब तक रहेगा जब तक ये पूरा मॉड्यूल का कोड एग्जीक्यूट ना हो जाए, तो इसीलिए ये फॉल्स है। जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तब ये ट्रू हो जाएगा, और जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर हम यहाँ से प्ले कर देंगे तो ये गायब भी हो जाएगा यहाँ से। अब ये गायब होके यहाँ पे आ गया है। अब इसका ये जो हमें अब वेरिएबल दिख रहा है मॉड्यूल, अब ये दूसरे का है, ये app.js का है, तो इसीलिए हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो लोडेड का मतलब ये होता है कि ये पूरा मॉड्यूल लोड हो चुका है कि नहीं। और जब भी हम डिबग करके देखने की कोशिश करेंगे या कंसोल लॉग भी करेंगे तो हमें फॉल्स ही मिलेगा, क्योंकि जिस टाइम पर वो कंसोल लॉग चल रहा होगा वो मॉड्यूल लोड ही हो रहा होगा, है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम फॉल्स ही रहेगा। और हम मतलब दूसरे मॉड्यूल का चेक कर सकते हैं किसी तरह से, दूसरे मॉड्यूल का जो वेरिएबल है उसको हम यहाँ पे सेंड करवा के हम चेक कर सकते हैं बाद में कि वो लोडेड है कि नहीं है। अब फिर पेरेंट क्या है, देखो, तो इस मॉड्यूल का पेरेंट तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे नल आएगा। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो नल आएगा। लेकिन अगर मैं रिफ्रेश करूं
तो ये मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी यहाँ पर अभी मैथ वाली फाइल में हम आके रुके हैं। अब यहाँ पे आके हम पेरेंट को अगर चेक करेंगे, पेरेंट क्या है, तो इसका पेरेंट मॉड्यूल हमें ये दिख रहा है। तो ये देखो, ये आपको ये पेरेंट के अंदर आपको क्या दिख रहा है, पेरेंट के अंदर ये है। यहाँ पर हमने इसको इंटरनली प्री लोड करवाया है, इसीलिए हमें फाइल नेम कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये इंटरनल प्री लोड दिख रहा है। अगर हम इसको इंटरनली प्री लोड ना करवाएं, ये इसीलिए यहाँ पे इंटरनल प्री लोड दिखा रहा है। थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है। इसको मैं अगर कमेंट आउट कर दूं, देखता हूँ ये कमेंट एरर देता है कि नहीं। वैसे जेसॉन ये VS कोड समझदार है, लेकिन नॉर्मल जेसॉन के अंदर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम आके देखें इसका पेरेंट, ये पेरेंट, और इस पर क्लिक करते हैं, तो ये देखो ये फाइल नेम हमें यहाँ पे दिखा रहा है। ये फाइल नेम अगर हम देखेंगे तो ये app.js है, यानी कि इसका जो पेरेंट मॉड्यूल है ये app.js है। ये देख लिया हमने, तो ये पेरेंट हो गया। और मॉड्यूल की आईडी भी होती है। आईडी यानी कि फाइल नेम ही होता है मेनली, ये पूरा का पूरा फाइल नेम है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आके देखेंगे इसका मॉड्यूल इसकी आईडी तो कुछ अलग रहेगी, फाइल नेम नहीं रहेगा, सीधा डॉट रहेगा बस। तो आप ये app.js की भी फाइल आईडी देख सकते हैं। वैसे यहाँ भी हम देख सकते हैं पेरेंट मॉड्यूल और इसकी आईडी ये डॉट है। डॉट मतलब वही करंट डायरेक्टरी पूरा है, जो करंट फाइल है, इसीलिए जो मेन फाइल होती है उसका जो आईडी होता है वो डॉट ही होता है। अब इसके बाद पाथ नाम का एक वेरिएबल है, तो इसका मतलब पाथ, इसका मतलब डायरेक्टरी का पाथ यहाँ पे दिया गया है। ये पूरी डायरेक्टरी का पाथ यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाथ्स। ये चीज, अरे मैंने बंद कर दिया पूरा ही। पाथ्स ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना है इस वीडियो के अंदर। और इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, ये कई सारी चीजें हैं। तो ये क्या है आखिर में, तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये पूरा हमारा देखो अंडरस्टैंडिंग मॉड्यूल ऑब्जेक्ट, ये हमारा करंट फोल्डर है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये फॉर अंडरस्टैंडिंग ये है ना। तो ये C से लेकर यहाँ तक का पाथ /node मॉड्यूल्स यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सेक्शन 4, यानी कि इसका जो पेरेंट है, इसका पेरेंट ये सेक्शन 4 है, तो ये यहां तक का है, बस हम समझ रहे हैं। और फिर उसके बाद फिर से नोड मॉड्यूल्स लिखा है, ठीक है। फिर सेक्शन 4 का पेरेंट है नोड कोर्स, तो वहां तक का पाथ है, और फिर से नोड मॉड्यूल्स लिखा है, यानी कि इसका पेरेंट नोड कोर्स है। अब यानी कि इसके बाद ये होगा वेब डेव और फिर नोड मॉड्यूल्स, ऐसा लिखा होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला ओपन करते हैं, ये देखो ये वाला है, ये वेब डेव फिर नोड मॉड्यूल्स। और वेब डेव का पेरेंट क्या है, डेस्कटॉप। तो ये देखो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, ये डेस्कटॉप है, और फिर नोड मॉड्यूल्स। फिर डेस्कटॉप का पेरेंट वन ड्राइव है, वन ड्राइव का पेरेंट ये है। तो ये देखो ये करते करते ऐसे करते करते C तक चला गया, और ये फिर यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स लिखा है। तो आखिर है क्या, आपको मतलब क्लियरली स्ट्रक्चर तो समझ आ रहा है। तो ये ऐसा है कि हमारे इस सिस्टम के अंदर, जो सिस्टम नहीं है, हमारा जो Node.js का प्रोजेक्ट है, अभी तक हमने कोई भी एक्सटर्नल मॉड्यूल्स नहीं इंक्लूड किए हैं अपने फाइल के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अभी तक हमने केवल अपने खुद के बनाए हुए मॉड्यूल्स ही अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड किए हैं। हमने ऐसे रिक्वायर किया मैथ, ऐसे ही हम रिक्वायर करके एक्सटर्नल मॉड्यूल भी अपने फाइल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको हम और भी डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। एक्सटर्नल मॉड्यूल क्या होता है, npm क्या होता है, कैसे काम करता है पूरा, वो सब समझेंगे। लेकिन हम एक्सटर्नल मॉड्यूल्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने इस पर्टिकुलर कोड के अंदर, अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, हमें लिखना है npm i फॉर इंस्टॉल। मैं शॉर्ट सबसे बता रहा हूँ, अगर आप इंस्टॉल लिखेंगे तब भी काम करेगा। एक पैकेज बहुत ही पॉपुलर है जिसका नाम है Axios। इसका यूज करके हम API कॉल्स करते हैं, बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है API कॉल्स को। ये क्लिक करके अगर हम एंटर प्रेस करते हैं, बस आपको ये कर देना है। क्या हो रहा है इसके बाद, कैसे हो रहा है, सब कुछ हम जब npm पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे हमने ये लिखा है, कुछ फाइल्स एक्स्ट्रा क्रिएट हो गई, ये 2 एक्स्ट्रा फाइल्स
और एक एक्स्ट्रा फोल्डर, इसके अंदर तो बहुत सारी फाइल्स हैं। ये क्या हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा फाइल्स हो गई। ये नोड मॉड्यूल्स जब इंस्टॉल होते हैं तो ऐसे ही होते हैं, हम डिटेल में देखेंगे जाके। यहाँ पर एक एक्सियोस का आपको फोल्डर दिखेगा, तो एक्सियोस का कोड सब यहीं पे है, और ये एक्स्ट्रा फाइल्स क्यों आ गई हैं, ये सब कुछ हम जब npm समझेंगे तो हम इसको भी समझेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर एक्सियोस इंस्टॉल हो चुका है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे const axios इक्वल टू require axios ऐसा लिख सकते हैं, और हमें यहाँ पे पाथ देने की भी जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि नोड मॉड्यूल्स के अंदर एक्सियोस है तो हमें ऐसे नोड मॉड्यूल स्लैश एक्सियोस देना होगा, लेकिन ये देने की जरूरत नहीं है। Node.js ऑटोमेटिकली सर्च कर लेगा इस फोल्डर के अंदर जाके एक्सियोस को। तो इसका नाम हम यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, ABCDXYZ कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक्सियोस एज इट इज देना होगा। हम इसका यूज करके एपीआई कॉल कर सकते हैं। मैं आपको इसका यूज करके एक एपीआई कॉल करके दिखाता हूँ। आपने यूज किया होगा यूआई के अंदर भी, ब्राउजर के अंदर भी, रिएक्ट के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं। axios.get, एक मिनट, .get, और एपीआई कॉल करने के लिए एपीआई होनी भी चाहिए। मेरे पास तो कोई एपीआई ही नहीं है, या चलो एपीआई कॉल करते ही नहीं है, ऐसे ही एक्सियोस को बस console लॉग करवा देते हैं। मैं console लॉग कर देता हूँ, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे, बस हमें समझना है। अगर हम node app.js रन करें तो ये देखो एक्सियोस नाम का फंक्शन हमें पूरा मिल गया है। ये कोई एरर नहीं है, एक्सियोस नाम का इतना बड़ा सा फंक्शन मिल गया है ये, और फॉल्स जो हम वहां से ऊपर से प्रिंट करवा रहे हैं वो फॉल्स आ रहा है यहाँ पे, फॉल्स यहां से प्रिंट करवा रहे हैं ये चीज। तो एक्सियोस नाम का फंक्शन हमें मिल रहा है। अभी अगर हम इस node.js नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को हम डिलीट कर दें, अगर हम डिलीट कर देंगे तब तो काम नहीं करेगा, मतलब हमें दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, नोड मॉड्यूल्स की जगह पे मैं एस हटा देता हूँ, बस एस हटा देता हूँ, और यहाँ पे नो कर देना, हमें कुछ भी अपडेट नहीं करना। अब app.js अगर मैं रन करता हूँ तो देखो एरर आ रही है, एरर आ रही है, बोल रहा है कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल एक्सियोस। हमने एक तरह से नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर डिलीट ही कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर है ही नहीं। हमने बस अपने बैकअप के लिए इसको बचा के रखा है कि इसको हम रीनेम कर देंगे दोबारा से। तो जब भी हम कोई एक्सटर्नल पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो ये Node.js फोल्डर में जाके देखता है, लेकिन एक Node.js फोल्डर में जाके नहीं देखता है, ये कई सारे Node.js फोल्डर में जाके देखता है। अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं, और यहां पर मैं क्या करूंगा, इसका यूज करके मैं दोबारा से रन करता हूं, डिबग एंड रन, और कहीं पे ब्रेक पॉइंट लगा है, चलो यहीं पे ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। अरे ये ऑलरेडी रन हो रहा है, मैं इसको प्ले कर देता हूं, दोबारा से मैं रन करता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पर आके स्टॉप हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आके वेरिएबल सेक्शन में मॉड्यूल्स ऑब्जेक्ट जो है, मॉड्यूल ऑब्जेक्ट, मॉड्यूल्स नहीं, मॉड्यूल ऑब्जेक्ट के अंदर पाथ है, तो ये केवल हमारे इस करंट फोल्डर के अंदर नोड मॉड्यूल्स को नहीं सर्च करता है, करंट फोल्डर के अंदर सर्च करेगा, इसके पेरेंट के अंदर सर्च करेगा, उसके पेरेंट के अंदर, उसके पेरेंट के पेरेंट के अंदर, उसके पेरेंट के अंदर, मतलब ऐसे सर्च करते हुए सी ड्राइव में भी अगर नोड मॉड्यूल्स फोल्डर होगा और उसके अंदर एक्सेस होगा तो ये ढूंढ के निकाल लेगा। चलो हम करते हैं, हम ये नोड मॉड्यूल्स जो फोल्डर है इसको हम डेस्कटॉप के ऊपर रख देते हैं, और इसका पेरेंट तो डेस्कटॉप है ही, ये डेस्कटॉप पे, ये यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर नोड मॉड्यूल्स पे जाके ढूंढेगा, यहाँ पे दिख रहा है। तो हम ये चीज सीधा कट करके रिवील इन फाइल एक्सप्लोर करते हैं। पहले तो इसका नाम हम चेंज करके नोड मॉड्यूल्स कर देते हैं, नोड मॉड्यूल्स हो गया, ठीक है। अभी नोड मॉड्यूल्स करने पे ये काम करेगा, जो भी एरर देता था ना, दे रहा था, वो एरर नहीं देगा, अभी तो ये काम करेगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं, मैं यहाँ टर्मिनल में दोबारा से रन करके मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ये node.app.js, और इसको मैं console लॉग करवा देता हूँ। ये देखो ये चल रहा है, एरर नहीं दे रहा है, हमें ये एक्सेस वाला पूरा फंक्शन मिल रहा है, उसकी पूरी डिटेल्स मिल रही, फंक्शन ऑब्जेक्ट जो भी हो, यहाँ पे इसका टाइप ऑफ ये कर देता हूँ,
पूरा ऑब्जेक्ट मुझे लग रहा है, ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, फंक्शन ही है, फंक्शन के ऊपर ही और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये एक्सक्यूज नाम का पूरा फंक्शन हमें मिल रहा है। अब अगर हम इसको यहां से मूव करके डेस्कटॉप पे रख दें, इसको मैं छोटा कर लेता हूं, इसको VS कोड को मैं मिनिमाइज कर देता हूं, इसको मैं बंद कर देता हूं, और एक और VS कोड की विंडो ओपन है, ये पुराने लेक्चर की थी, इसको भी बंद कर देता हूं, इसको भी बंद कर देता हूं। अब मैं इसको बस केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे मूव कर देता हूँ, ये पूरा मूव हो गया है, यहाँ से डिलीट हो गया, डेस्कटॉप पे मूव हो गया, डेस्कटॉप पर यहाँ पर रखा है। अब अगर मैं यहाँ पे रन करूँ node.js, तो ये देखो काम कर रहा है, सही चल रहा है, ये देखो। फिर से मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो चल रहा है, पूरा हमें फंक्शन मिल रहा है, फंक्शन के ऊपर जो भी प्रॉपर्टीज मेथड्स जो भी हैं सारी चीज़ें मिल रही हैं। अभी मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, नोड मॉड्यूल्स की जगह पे SS लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने चेंज किया, ये देखो एरर आ गई। यानी कि नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर का यहाँ होना जरूरी नहीं है, इसके पेरेंट में कहीं भी हो, इसके पेरेंट के अंदर कहीं भी रखा हो, ये काम करेगा। तो ऐसा करके तो हम अपना पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्लीन कर सकते हैं, हमारे पेरेंट में C ड्राइव में कहीं भी पड़ा हो और काम करता रहे। तो सही, ऐसा कर सकते हैं, हमें पता है हम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा करते नहीं है कोई। हमारे इस फोल्डर के अंदर ही रहता है, हमारे इस वर्क स्पेस के अंदर ही रहता है, प्रोजेक्ट के अंदर ही रहता है, उसको बाहर कहीं नहीं रखते, यहीं पर रखते हैं। तो ये काम होता है उस वाले वेरिएबल का, कौन सा, module.paths जो करके था, हम वो देख रहे थे। और ये सब कैसे इंस्टॉल हो रहा है, कैसे ये जो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, package.json, ये सारी फाइल्स क्या हैं, सब हम npm जब पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे अच्छे से। तो बस मॉड्यूल फोल्डर के लिए, फोल्डर नहीं मॉड्यूल ऑब्जेक्ट के लिए बस इतना ही। अब इसके अंदर और ज़्यादा कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं बची हैं, हमने सारी प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं। यहाँ पर अगर हम ओपन करें, ये मैथ का मॉड्यूल ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा, यहाँ पर पाथ्स हमने देख लिया, बस खत्म, और भी कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे है नहीं। और रिक्वायर और दिस तो हर एक फंक्शन के अंदर होता है, मतलब जब भी एक जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट होता है तो वहाँ पे दिस ऑब्जेक्ट रहता है, और दिस के अंदर यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, एकदम एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। इसको भी हम देखेंगे और भी डिटेल में समझेंगे कि ये दिस कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों इसके अंदर कुछ भी चीज़ नहीं है, इसको हम समझेंगे। तो ये ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया, मॉड्यूल ऑब्जेक्ट भी हमने समझ लिया। हर एक मॉड्यूल का अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट होगा। मैथ मॉड्यूल ऐसे ही हमने प्रोडक्ट या सम मॉड्यूल बना था तो उसका एक खुद का ऑब्जेक्ट होगा, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी उसके अंदर। ऐसे ही हमारे main.js का भी होता है, main.js नहीं, app.js, यानी कि जो हमारी मेन फाइल होती है उसका। और यहाँ पर हमने ये सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब इसका हमें ये चीज़ दिख रहा है, अभी भी इसका है, math.js का है। ये फर्क पड़ता है इससे कि हमारा कोड कहाँ पे आके रुका है, कोड हमारा यहाँ पे रुका है। जो आपको ये येलो कलर की या हल्का ग्रीनिश येलो कलर की लाइन दिख रही है, ये यहाँ पे आके रुकी है, तो इसका जहाँ पे कोड रुका होता है ये उसका यहाँ पे हमें दिखता है। अगर हम कॉल स्टैक में आके देखें तो यहाँ पे ये math.js दिखेगा, जो सबसे टॉप पे रहेगा उसी का स्कोप यहाँ पे हमें दिखेगा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूल ऑब्जेक्ट क्या होता है। मॉड्यूल ऑब्जेक्ट पूरे के पूरे एक मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करता है। मॉड्यूल आपको पता है क्या होता है, हर एक फाइल को हम मॉड्यूल्स में तोड़ते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये सारे वेरिएबल्स आखिर आए कहाँ से और ये लोकल स्कोप के अंदर कैसे आया। ये तो हमने ग्लोबल स्कोप के अंदर रखा है, ये पूरा कोड सारा कोड तो हमने ग्लोबल स्कोप के अंदर रखा है। लोकल स्कोप कहाँ से आ गया, इसको समझना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बोला था आपको कि var num या a नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, a = 6, इसको ग्लोबल स्कोप में रखना है बिना global.a किए। तो ये भी मैं आपको इसका आंसर दे देता हूं। अगर मैं var हटा दूंगा तो ये ग्लोबल स्कोप में चला जाएगा। मैं इसको एक बार यहां से डिबगर हटा के रिक्वायर भी स्टेटमेंट हटा देता हूं,
बस केवल ए इक्वल टू ये करते हैं और बस ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आके रुक जाएगा। और स्कोप में अगर हम देखेंगे तो लोकल स्कोप में नहीं है, ग्लोबल स्कोप में हमारा ए आ चुका है। तो यही था उसका सोल्यूशन, जो भी था कि हम वार अगर नहीं यूज करेंगे तो बाहर आ जाएगा। अब ये कैसे बाहर आ गया वार यूज किए बिना? अब मैं आपको एक और टास्क देता हूं, वो ये है कि यूज स्ट्रिक्ट। अगर ये लिखा है हमारी फाइल के ऊपर तो आप गेस करिए क्या होगा। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा? देखो रिफ्रेश किया, ये तो कहीं रुका ही नहीं, ये तो गायब हो गया। अगर हम डिबग कंसोल में आए हम, तो ये देखो प्रोसेस एग्जिटेड विथ कोड 1। मैंने आपको बताया था प्रोसेस की इंपॉर्टेंट मेथड्स। तो कोड 1 से जब एग्जिट करता है तो इसका मतलब कोई एरर के कारण एग्जिट हुआ है ये। तो यहाँ पे देखो ये एरर क्या है, रेफरेंस एरर ए इज नॉट डिफाइंड। तो अब स्ट्रिक्ट मोड लग गया है इस फाइल के अंदर, और हम var let const इन तीनों में से किसी भी कीवर्ड का यूज किए बिना हम नया वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकते हैं। हमें var let const यूज करना ही पड़ेगा, और जैसे ही var आप यूज करेंगे, var let const में से कोई भी चीज यूज करेंगे, ये तुरंत ही लोकल स्कोप में आ जाएगा। ये देखो लोकल स्कोप के अंदर आ गया यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट टास्क आपका ये है कि आपको यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट लिख के रखना है, फिर भी इसको ग्लोबल स्कोप में लेके जाना है। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर तो नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिरकार ये सारे वेरिएबल्स आए कहाँ से और लोकल स्कोप कहाँ से आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मेरे कंप्लीट Node.js कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप Node.js को कंप्लीटली पूरा एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।